स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 10 सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम यानी कि 20-3-2023 के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ फसलें जो है मानसून के आगमन पर बोई जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, चावल, मक्का, ज्वार और कपास। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियां लिखे। तो लोकतंत्र की दो चुनौतियां कौन कौन से, पहला सांप्रदायिकता और दूसरा अशिक्षित यानी कि नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे मुख्य हो गया दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक। इसके अलावा उत्तराधिकारी, शिक्षा, वन, बिजली एवं श्रम संगठन इत्यादि सभी क्या है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं। तो कुल 52 है, वैसे पहले कितने थे, तो 47 थे। नेक्स्ट है मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे वस्तु का विक्रय लेन देन का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। था असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी नामक हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। इस आंदोलन के दौरान में क्या हुआ, जितने भी सरकारी दफ्तर वगैरह सब थे सब आने की बंद करके लोग हड़ताल करने लगे थे। तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, फाइनल एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उनका ध्यान अपने बचाने में लगा। अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर मिल गया था। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जितने वस्तुएं बन रहे थे सभी अपने आने की जो सैनिक थे उनके लिए भेजा जा रहा था, जिसके कारण भारत नहीं आ पा रहा था। साथ ही इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात के विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों को आने के रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा कह रहा है श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो श्रीलंका में जातीय यानी कि संघर्ष जो वहाँ पे हुआ था, यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग दिया हुआ है, कितने प्रतिशत सहेलियाँ हैं, कितने प्रतिशत तामिल, उसके बारे में। लेकिन आप लोग को बता देते फाइनल क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का क्या कारण था। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष का प्रमुख कारण था कि वहाँ पे श्रीलंका को आज़ादी कब मिली, 1948 ईस्वी में। और आज़ादी के बाद श्रीलंका में सहेली की संख्या अधिक थी, जिसके कारण सहेली को वहाँ का राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और तमिलों को आने की कहने का मतलब बहिष्कार किया गया, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या हुआ, जातीय संघर्ष शुरू हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। हम शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं। दबाव समूह क्या है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दबाव समूह जो यानी कि जब कोई यानी कि संगठन या तो वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। और दबाव डालकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा पूछ रहा है क्या कि दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होते हैं। जी हाँ, उपयोगी होते हैं, क्योंकि दबाव समूह द्वारा क्या होता है, किसी भी समूह के मांग के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और क्योंकि वो आने की सरकार का विरोध करते हैं और विरोध के बाद अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधन में अंतर क्या है। तो इस इनका नवीकरण में क्या होता है कि इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, और जबकि अनवीकरण में क्या होता है, इनका उपयोग एक बार किए जाने पर दोबारा नहीं किया जा सकता। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु और पवन ऊर्जा हो जाएगा। जबकि अनवीकरणीय संसाधन में खनिज आते हैं। इसके अलावा कहा था जल दुर्लभता क्या है। तो जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जल दुर्लभता आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि जल की कमी, जल के अभाव की दर को जल दुर्लभता कहते हैं। और इसका संरक्षण का उपाय क्या है कि जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात इसके अलावा भी वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। और वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए करना चाहिए, ताकि हमारा भौम जल स्तर का जो लेयर है वो बना रह सके। इसके अलावा बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकत्रित किया जा सकता है। और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं, और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति के महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है इसी तरह का प्रश्न यहाँ पे, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली एक गुप्तकारी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जुसेप्पे मेस्सीनी ने किया था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है भारत के 3 प्रमुख रबी फसलें कौन
का नाम बताइए। तो गेहूँ, जौ और चना है। आप लोग को यहाँ पे पूछा जा सकता है खरीफ क्या है, या तो रबी फसल कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये भी पूछे जा सकते हैं कि रबर उत्पादक राज्यों का नाम पूछा जा सकता है, या तो फिर चाय के यानी कि उत्पादक राज्य का नाम पूछा जा सकता है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चाय के लिए असम और रबर के लिए केरल है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है मुद्रा की परिभाषा दे। तो साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ क्या होता है? धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियाँ घूमती है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कर स्वामित्व या नियंत्रण रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसके अलावा कह रहा है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करके जाएं और देख के जाएं। साथ ही कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। तो इसका एग्जामिनेशन में बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 1929 के महामंदी से क्या हुआ कि आयात निर्यात में यानी कि 50% की कमी आई थी, और जिसके कारण क्या हुआ कि बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। और उस समय क्या हो रहा था कि भारत को यानी कि दूसरे देशों से अनाजों का निर्यात करना पड़ यानी कि आयात करना पड़ रहा था। तो 1929 के आर्थिक महामंदी के कारण ही 1933 ईस्वी में यहाँ पे जो समष्टि अर्थशास्त्र में बदल गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र कर दिया गया था। इसके अलावा कह रहा है क्वेश्चन कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय यानी कि शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम कम समय में सिर्फ क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोग को। मारियन और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग आने की किया था। मारियन और जर्मन दोनों आने की दोनों राष्ट्र के प्रतीक थे। और इसके अलावा बता दें कि फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक में याद आती रहे। इसके अलावा इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? जाहिर सा बात है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। जी हाँ, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इनके विकास के बारे में बताएं। इसके अलावा आप लोग पढ़ लीजिएगा वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कथन को वर्णन करें। सत्ता की साझेदारी को क्यों जरूरी यानी कि जरूरी है, ये भी इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें प्रश्न जो पूछा जा रहा है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका कारण क्या था कि यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। और मुद्रण संस्कृति से क्या हुआ कि लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना आने की उत्पन्न हुई। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक आसान आने के अवसर मिल गया। इसके अलावा कह रहा लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुण को उल्लेख करें। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा नीचे कह रहा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का पूछ रहा है। तो सारे दोनों प्रश्न सेम है यहाँ पे। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व को समझाया। जी हाँ, रेल परिवहन क्या लंबी दूरी के लिए सही है। इसके अलावा अधिक मात्रा में आने की वस्तुओं को ले जाने के लिए रेल सुविधाजनक है, लेकिन रेल क्या है कि सभी जगहों पर आने की ये सुलभ नहीं हो सकता, जबकि सड़क परिवहन क्या है सभी जगहों पर क्या आसानी से सुलभ हो सकते हैं। तो दोनों हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कह रहा 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। तो सेम उसी तरह का प्रश्न यहाँ पे कि अनेक लोगों को छापे खाने में काम मिला था। सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉ इस्पात के बारे में भी दिया गया, तो इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसके अलावा सविनय अवाग आंदोलन, तो ये सविनय अवाग आंदोलन यानी दांडी मार्च के द्वारा समाप्त हुआ था। गांधी जी ने यानी कि कहने का मतलब है 12 मार्च को शुरू किया था और
6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। साथ ही यहाँ पे गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। बालगंज प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, 3 कारण बताइए। तो बालगंज प्रदेश में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। बालगंज क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कगार पर था। तो बालगंज प्रदेश में राष्ट्रवादी आने के पनपने का ये भी कारण था, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा जाने से पहले वीडियो को। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर स्पष्ट करें, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी प्रश्न दिया गया, क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो सारे यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको करके जाएँ। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया था, 3 कारणों की व्याख्या करें। 3 कारण यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। समय कम है इसलिए सारे प्रश्नों को ही बताया जा रहा है। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न थे हमने बता दिए आपको। और इसके अलावा भी और भी प्रश्न आप लोग तैयारी करके चल जाएगा। उदारवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, साथ ही इसके अलावा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सत्याग्रह के विचार का अर्थ बताइए। इसके अलावा G77 से आप क्या समझते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे। कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।